everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet. I would like to thank all the dear students who subscribed my channel and I welcome all of you on Gate Chemical Planet. So here we are going to discuss the IOCL 2017 question paper. In this series, I have discussed question number 1 to 15 in part 1 video. If you have not watched part 1 video, then the link of IOCL 2017 question paper part 1 is given in the description box. Go to the description box and watch the full video there. Okay, and the other video links are also given in the description box. The series I have already discussed on HPCL previous year question papers, RCFL previous year question paper and MRPL previous year question papers are very important for all the PSUs. So you can watch the full playlist and the link of all the videos are given in the description box. So here we will start question number 16 to 30. As I have already discussed question number 1 to 15 in part 1 video. Okay, so without wasting time we are going to start here. Okay, so question number 16 is, which of the following is obtained first when earth crust is drilled? 2017 के पेपर में IOCL में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ड्रिलिंग से रिलेटेड था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फर्स्ट? इनमें से इथेन, मीथेन, ब्यूटेन और पेट्रोलियम चारों ऑप्शन में से कौन सा हाइड्रोकार्बन अर्थ क्रस्ट को जब ड्रिल करते हैं तो सबसे पहले मिलता है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंट देना चाहूँगी. द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen atoms. Methane, the formula is CH4. It is a hydrocarbon found in the earth crust and comes first when drilled. ओके, तो सबसे पहले जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मीथेन मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा मीथेन. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंक स्प्रेड आउट एंड पेपर ड्यू टू. इंक जो होती है वो पेपर पे स्प्रेड हो जाती है, उसका रीज़न पूछा गया है, क्यों होती है? एडहेशन, कोहेशन, ब्लॉटिंग, बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट दिया है. पेपर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स. पेपर में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके सरफेस पे, और ईच पोर एक्ट लाइक अ कैपिलरी ट्यूब एंड इंक स्प्रेड ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी इंक स्प्रेड करती है वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा करती है, और जो पहला एक्शन होता है वो होता है एडेशन. एडेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो इंक मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अट्रैक्टेड टू दी सॉलिड, यानी कि पेपर पे अट्रैक्ट होते हैं जिसको कि वो टच करते हैं. और कोहेशन में क्या होता है? इंक मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, जिससे कि आपको लिखा हुआ दिखाई देता है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कोहेस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पर कैपिलरी एक्शन होगा और एडेशन और कोहेशन दोनों ही होंगे, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 18. रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट? रेनबो फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है ये पूछा गया है क्वेश्चन में. सन राइजिंग, जब सन राइज करता है. सूरज जब निकलता है तब की बात हो रही है. स्कैटरिंग, जब लाइट स्कैटर्ड करती है. और डिफ्यूज़न ऑफ लाइट. और फोर्थ ऑप्शन है आपका डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑलवेज आफ्टर रेन. तो जो आपका रेनबो बनता है वो केवल स्कैटरिंग से या डिफ्यूज़न ऑफ लाइट से नहीं बनता है, और सनराइज़ करने पे नहीं बनता है हमें. ठीक है, जो रेनबो बनता है वो हमेशा ऑलवेज आफ्टर रेन बनता है और डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा बनता है. तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड वेपर प्रेशर इज एसोसिएटेड विद. यहाँ पे रीड वेपर प्रेशर पूछा गया है. ठीक है, तो रीड वेपर प्रेशर जो है आपका ये पेट्रोलियम का पार्ट है. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देती हूँ. द रीड वेपर प्रेशर टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी इन ट्रांसपोर्ट
vapor lock in gasoline engines, and types of storage tank employed. The high vapor pressure entails loss of the product in storage and transportation. It may cause vapor lock in gasoline engine. तो ये जो रीड वेपर प्रेशर होता है ये हम इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो रीड वेपर प्रेशर ट्रू वेपर प्रेशर नहीं होता, ठीक है, और इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द ऑक्टेन नंबर एंड द सीटेन नंबर। तो इसका आंसर होगा वेपर लॉक टेंडेंसी, बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अनडिज़ायरेबल इन कैरोसिन? पैराफिन्स, ओलिफिन्स, एरोमेटिक्स और आइसोपैराफिन्स, ठीक है। तो कैरोसिन में जो अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट होता है वो होता है एरोमेटिक्स, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और पैराफिन्स, आइसोपैराफिन्स तो प्रेजेंट ही होते हैं कैरोसिन में, ठीक है। तो एरोमेटिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एरोमेटिक्स नहीं होने चाहिए कैरोसिन में, ठीक है। स्मोक टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए एरोमेटिक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, अनडिज़ायरेबल कहे जाते हैं कैरोसिन में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कंज्यूम हाइड्रोजन? डिलेड कोकिंग, रेसिड फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, RFCCU बोलते हैं उसको, AVU, AVU मतलब एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम यूनिट्स, मतलब इसमें एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट भी है और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट भी है, तो इसको कहते हैं AVU यूनिट, और कह रहे हैं नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि ये जितने भी प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों प्रोसेसेस दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें से कोई भी प्रोसेस हाइड्रोजन कंज्यूम नहीं करता, हाइड्रोजन कंज्यूम नहीं करते, हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कहाँ पे आपकी जो हाइड्रोजन है वो कंज्यूम होती है। जैसे कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस में आपकी हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम होती है, हाइड्रोजन वहाँ पे यूज़ होती है और वहाँ पे प्रोड्यूस भी होती है, ठीक है। तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैश पॉइंट ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन का फ्लैश पॉइंट पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फ्लैश पॉइंट क्या होता है। इट इज़, फ्लैश पॉइंट होता क्या है, ये देखिए, फ्लैश पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया है। इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट फ्लेम कॉजेज द वेपर अबव द ऑयल टू इग्नाइट, ओके। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैविंग लो फ्लैश पॉइंट आर पोटेंशियल टू फायर हैजार्ड्स यूज्ड इन शिपिंग एंड सेफ्टी रेगुलेशन। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्लैश पॉइंट का, कि ये शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है इसको देखा जाता है कि ये कितना है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन शिपिंग एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। और ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनका फ्लैश पॉइंट कम होता है उनको समझा जाता है कि ये पोटेंशियली फायर हैजार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर जो हमारा केरोसिन होता है उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो होता है 35 टू 90 डिग्री, 35 टू 90 के अराउंड होता है। वैसे अगर यहाँ पे 35 ऑप्शन होता तो आप इसको 35 टू 40 भी अगर होता तो वो भी सही होता, 40 भी आप ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि केरोसिन का आपका होता है इस रेंज में। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AVU, VDU एंड RFCCU स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को AVU की फुल फॉर्म होती है एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम यूनिट्स, VDU मतलब वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, RFCCU इसका मतलब होता है, R का मतलब होता है रेसिड, F मतलब फ्लूइड, C मतलब कैटालिटिक और C मतलब क्रैकिंग, U मतलब यूनिट। तो रेसिड फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, इसका ये मीनिंग होगा। तो यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, ऑल आर करेक्ट, सबके सही ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये सारे करेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग गेट केमिकल प्लानट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मैं आपके साथ वीडियोज़ के अंत तक बनी रहूँगी और आप लोगों के लिए नई नई सीरीज़ लाती रहूँगी, जिससे आप लोगों का जो एग्ज़ाम है
उसके कंसेप्ट बिल्ड हो सकें, आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले आपकी सारी टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर्ड हो सकें। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। अमोनिया इज़ एडेड एट टॉप ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। अमोनिया जो है वो डिस्टिलेशन कॉलम के टॉप में ऐड की जाती है। क्यों की जाती है पूछ रहे हैं। टू होगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग में आपका मिस्टेक है। टू प्रोड्यूस सॉल्ट, साल्ट बनाने के लिए। टू रिड्यूस पीएच ऑफ वाटर, वाटर की पीएच को कम करने के लिए। टू इंक्रीज पीएच ऑफ बूट वाटर, बूट वाटर की पीएच को इंक्रीज करने के लिए। टू मेंटेन प्रोडक्ट प्योरिटी, की प्रोडक्ट प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो अमोनिया ऐड की जाती है डिस्टिलेशन कॉलम के टॉप पर, वो इसलिए की जाती है टू इंक्रीज द पीएच ऑफ द बूट वाटर। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। H2S इज़ हैवियर देन एयर। ये कह रहे हैं कि H2S जो होती है एयर से हैवी होती है। दिस स्टेटमेंट इज़, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ट्रू है, नॉट ऑलवेज ट्रू रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो स्टूडेंट H2S के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि H2S क्या होता है। ठीक है, H2S इज़ कॉमनली फाउंड ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। यहाँ पे हम पेट्रोलियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं H2S की। तो जो H2S होती है इट इज़ कॉमनली फाउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रिलिंग, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये एक कलरलेस, फ्लेमेबल, पॉइजनस, कोरोसिव गैस होती है। और H2S जो होती है वो एयर से हैवी होती है। H2S इज़ हैवियर देन एयर ऑलवेज, हमेशा। ट्रू, इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन। वाइट कलर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। वाइट कलर जो होता है वो कैसे बनता है, प्रोड्यूस होता है। तो कह रहे हैं सेकेंडरी कलर्स बाय एडिंग होगा, एडिंग प्राइमरी कलर्स ऑन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी कलर, ऑल टाइप्स ऑफ कलर। तो जो वाइट कलर होता है वो किसको ऐड करने से बनता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में बता देती हूँ, अगर आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में नहीं पता। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट। तो जब हम प्राइमरी कलर्स को ऐड करते हैं तो वाइट कलर बनता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा एडिंग प्राइमरी कलर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ सॉफ्टेस्ट। तो यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, इनके एग्जाम्पल दिए हैं। तो गोल्ड भी सॉफ्ट होती है, प्लेटिनम भी सॉफ्ट होती है, सिल्वर भी सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सम सॉफ्ट मेटल्स ऐड किए हैं जो आप और भी पढ़ सकते हैं, लेड, मरकरी, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, सीजियम इज़ सो सॉफ्ट मेटल दैट इट कैन बी कट विद अ बटर नाइफ। तो यहाँ पे सीजियम का एग्जाम्पल नहीं है, अगर यहाँ पे सीजियम होता तो हम फिर सीजियम को सिलेक्ट करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सबसे सॉफ्टेस्ट होगी इन चारों में गिवन ऑप्शन में, वो होगी गोल्ड। इसका आंसर है गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे आंसर्स बता दिए हैं। कुछ आंसर मैं अब आपसे पूछूंगी, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। मैं देखूंगी कौन कौन से बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। डी-एमल्सिफायर इज़ एडेड इन क्रूड ऑयल डिज़ाल्टर। यहाँ पे क्रूड ऑयल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जो ये डिज़ाल्टर है ये क्रूड ऑयल डिज़ाल्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं टू मिक्स ऑयल एंड वाटर, टू प्रोड्यूस अमल्शन फिल्म, टू ब्रेक द अमल्शन एंड टू प्रोड्यूस रिएक्शन फिल्म। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो डी-एमल्सिफायर होता है ये क्यों ऐड किया जाता है डिज़ाल्टर में। तो आपको पता होगा कि जब हम क्रूड ऑयल की डिज़ाल्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमें स्पेसेस में सेपरेट करते हैं, तो वहाँ पे हमें डी-एमल्सिफायर का यूज़ करना पड़ता है। डी-एमल्सिफायर इज़ अ केमिकल यूज्ड टू ब्रेक द अमल्शन टू सेपरेट द टू फेसेस, वाटर एंड ऑयल फेस। तो वाटर और ऑयल फेस को सेपरेट करते हैं क्यों, तो हमें अमल्शन को ब्रेक करना होता है, और जो अमल्शन को ब्रेक करने के लिए हम डी-एमल्सिफायर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डी-एमल्सिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द केमिकल्स बेसिकली, एंड
सर्फेक्टेंट्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे पॉलीओल्स, एपॉक्सी रेजिन्स, पॉलीअमाइंस, ये जितने भी होते हैं ये होते हैं डीएमल्सिफायर्स। और यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टू ब्रेक दी अमल्शन। रिएक्शन फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए इसको नहीं यूज़ किया जाता है और अमल्शन फिल्म भी नहीं बनाई जाती है इसकी यूज़ से। ये होता है ब्रेक दी अमल्शन। तो यहाँ पर हमने इसको क्लियर कर दिया है कि डीएमल्सिफायर ऐड क्यों करते हैं और कौन कौन से डीएमल्सिफायर्स के नाम भी मैंने आपको बताए हैं, वो आपको याद रखने चाहिए कौन कौन से एमल्सिफायर्स होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट जिन लोगों का एग्जाम IOCL का है वो लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों में IOCL की वीडियोस को प्लीज़ शेयर करते रहिएगा और चैनल पे मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जब तक आपका पेपर रहेगा मैं आपके साथ बनी रहूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 का जो आंसर है वो आप देंगी। 29 का आंसर आप देंगे, कमेंट करेंगे, मैं देखूँगी किसने सबसे पहले कमेंट किया है। When 100 Newton is applied on a body, it produce 5 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कह रहे हैं कि जब 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया जाता है किसी बॉडी पे तो वो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। वर्क के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे वर्क की वैल्यू आपको दी गई है, W इक्वल्स टू 0.05 जूल। बी ऑप्शन में दे रहे हैं W इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 500 जूल एंड C इज़ 5000 जूल। डी ऑप्शन में कह रहे हैं नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। आप लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आई विल चेक द आंसर, ओके, एंड गिव द आंसर ऑल्सो। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गैसोलीन। कह रहे हैं कि सल्फर अगर गैसोलीन में प्रेजेंट है तो क्या होगा। अगर सल्फर गैसोलीन में प्रेजेंट है तो पूछ रहे हैं क्या हो सकता है। इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर, इट विल इंक्रीजेज द ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर को बढ़ाएगी। डिक्रीजेज द सीटेन नंबर, सीटेन नंबर को कम करेगी। लीड्स टू कोरोजन, कोरोजन को बढ़ाएगी। और इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सल्फर कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन। तो अगर सल्फर गैसोलीन में प्रेजेंट है तो ये कोरोजन को बढ़ा देगी, लीड्स टू कोरोजन करेगी। तो यहाँ पर मैंने सारे ही क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बता दिए हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है और भी सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक बनी रहूँगी, आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूँगी और आप मेरे साथ बने रहिए। गेट केमिकल प्लानेट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।